हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.30 पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज हम इसके पहले पार्ट पर डिस्कस करेंगे। सो आप पहले एक बार क्वेश्चन को सुन लें, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। A loaded sledge moving over ice gets into a region covered with sand and comes to rest before it passes half its length without turning. Then it acquires an initial velocity by a jerk ratio of the braking length before the first stop and after the jerk respectively is. यानी आपको स्टॉप होने से पहले और जर्क के बाद दोबारा स्टॉप होने तक जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है उनका रेशियो निकालना है। एक बात यहां पर ध्यान दें कि इस प्रॉब्लम पर हम एसएचएम कंसेप्ट से एक क्लिप तैयार कर चुके हैं, तो एक बार आप उस क्लिप को भी जरूर देखें। और इस क्लिप में हम आपको मैकेनिक्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताएंगे। तो मैकेनिक्स से ये कैसे सॉल्व हो पाएगा इस क्लिप में आप ये सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये एक स्लेज है जो इनिशियली कंप्लीटली आइस में प्लेस है। यहां पर आइस कहने का मतलब एक ऐसा रीजन है जो स्मूथ है, यानी इस रीजन में कोई फ्रिक्शन नहीं है। और जब ये स्लेज मूव करता हुआ, क्योंकि आपने कुछ वेलोसिटी दी है, तो ये मूव करता हुआ दूसरे मीडियम में एंटर करेगा। तो सेकेंड मीडियम को सैंड लेने का अर्थ ये है कि इस मीडियम में जब ये एंटर करेगा तो यहां पर इसको रेजिस्टेंस यानी फ्रिक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड रिड्यूस होगी। सो प्रॉब्लम क्या है, देखें एक बार कि जब आपने इस स्लेज को v स्पीड से स्टार्ट किया तो यह स्लेज हाफ इस सैंड में पहुंच के स्टॉप हो जाता है, यानी L/2 लेंथ सैंड में जाके ये स्टॉप हो जाता है। और फिर L/2 लेंथ सैंड में जाके जब ये स्टॉप हो जाता है तो आप इसको दोबारा एक जर्क देते हैं v स्पीड, और फिर ये कुछ डिस्टेंस और ट्रेवल करता है। तो आपको L/2 और उस सेकेंड ट्रेवल डिस्टेंस का रेशियो ही कैलकुलेट करना है। सो कैसे इस प्रॉब्लम को मैकेनिक्स से आप कर पाएंगे, एक बार उस पे आए। मान लीजिए किसी इंस्टेंट t बराबर t पर ये x यूनिट सेकेंड मीडियम में एंटर कर चुका है, यानी यहां से मैं x कम कर देता हूं और इस मीडियम में मैंने इसको x एंटर करा दिया है, यानी अब इसका x पोर्शन आइस से कम होके सैंड में एंटर कर चुका है। तो अगर मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे बात करूं तो जैसा हमेशा हम देखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर और वेट ऑफ द स्लेज बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इसके अलावा इसके मोशन का अपोजिशन करने वाला फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब चूंकि इसके कंप्लीट बेस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो जिस सैंड पार्ट पे इस पर फ्रिक्शन लग रहा है उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनली हम उसके फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे ये स्टेप होगा एक बार समझें कि अगर नॉर्मल रिएक्शन n है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट सैंड के लिए मैं म्यू कंसीडर कर लूं, तो जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू n होगा। और चूंकि n इक्विलिब्रियम में mg के इक्वल है, तो जो नेट फ्रिक्शन ये बॉडी कंप्लीट बेस पर गवर्न कर सकती थी वो म्यू mg होता। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इसका रिमेनिंग पोर्शन अभी भी आइस में है, केवल x पोर्शन ही सैंड में एंटर कर पाया है। तो लगने वाले फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg का x फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी टोटल लेंथ L का x फ्रैक्शन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उतना फ्रिक्शन इस पार्ट पे एक्सर्ट होगा। अब अगर हम काइनेमेटिक्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो काइनेमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आगे बढ़ेगी एक बार आप ध्यान दें। म्यू mg इंटू x/L वो फ्रिक्शन फोर्स है जो इसके मोशन का अपोजिशन कर रहा है। सो अगर मैं इसके मोशन की डायरेक्शन में इसका इक्वेशन बनाऊं तो न्यूटन सेकेंड लॉ से मुझे कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी। जीरो वो फोर्सेस हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और अपोज करने वाले फोर्स को हम लिख रहे हैं म्यू mg x/L, और इस डिफरेंस को मास इनटू एक्सेलरेशन से दिया जाना चाहिए। इसे सॉल्व करने पर a का वैल्यू आ जाएगा माइनस म्यू g/L इंटू एक्स। a को हम dv/dt से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो dv/dt इज माइनस म्यू g/L इंटू एक्स, और dv/dt को हम dv/dx इंटू dx/dt से रिप्लेस कर लेते हैं। यहां पर आप ध्यान दें, बॉडी लीनियर मोशन कर रही है। सो dx/dt को वेलोसिटी से चेंज करने पर हमें v dv/dx का वैल्यू मिल रहा है माइनस म्यू g/L इंटू एक्स।
और अब अगर मैं वी डीवी को एक तरफ ले लूं और dx के टर्म को x वेरिएबल के साथ शिफ्ट करूं तो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा और यही इक्वेशन रिक्वायर्ड है, यही इक्वेशन हमें चाहिए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब ध्यान दें कि पहली बार v स्पीड देके ये स्लेज 50% सेंड में एंटर कर चुका था। दूसरी बार जब आपने हाफ सेंड में एंटर कर चुका था स्लेज, तो एक जर्क दोबारा दिया जिससे इसमें v स्पीड दोबारा जनरेट हो गई। तो उस स्पीड से ये कितना और आगे बढ़ेगा अगर हम ये कैलकुलेट कर ले तो L/2 और उस डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट की होगी उनका रेशियो ही हमें कैलकुलेट करना है। सो VdV इक्वल टू माइनस म्यू जी बाय एल इंटू एक्स dx इक्वेशन से दोनों कंडीशंस को वन बाय वन कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक बार इस पे आइए। यहां पर मैं इसे हटा रहा हूं, एक बार आप अब समझें कि कैसे हम इस इक्वेशन की हेल्प से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन में स्लेज v स्पीड से 0 स्पीड जब आया तो x का वैल्यू चेंज होके 0 से L/2 हो गया। यहां पर L/2 बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्लेज के लेंथ को L कंसीडर करके मैं डिस्कशन कर रहा हूं। सो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं विद लिमिट्स तो फर्स्ट कंडीशन में यह बनेगा इंटीग्रेशन v टू 0 v dv इज इक्वल टू माइनस म्यू जी बाय एल इंटू एक्स dx और इसकी लिमिट होंगी 0 टू L/2। अब इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा v स्क्वायर बाय 2 विद लिमिट्स 0 टू v इज इक्वल टू माइनस म्यू जी बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब 0 से L/2 की लिमिट मुझे इसमें पुट करनी है तो सॉल्व करने पर यह बन जाएगा, मैंने 2 कैंसिल कर दिया है, यह बन जाएगा v, ये लिमिट v टू 0 है, इसे मैंने 0 टू v लिखा, मैं इसे दोबारा ठीक कर रहा हूं, ये v टू 0 है लिमिट। सो ये बन जाएगा 0 माइनस v स्क्वायर लिमिट लगाने पर इक्वल टू माइनस म्यू जी बाय एल इंटू L/2 का होल स्क्वायर माइनस 0। और हम माइनस को कैंसिल करने के बाद v और l के बीच में एक रिलेशन पता कर सकते हैं। सो हमारी पहली इक्वेशन तैयार है। मैं इस इक्वेशन को यहां पर नोट कर दे रहा हूं ताकि आप इसे यूज कर सके आगे की प्रोसेस में। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी और थोड़ा इसे सॉल्व कर दे तो l स्क्वायर से एक l कैंसिल करके L/4। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सो फर्स्ट इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी इंटू L/4। अब इसी इक्वेशन को एक बार अगर फिर इंटीग्रेट करें और इसमें लिमिट दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली पुट करें तो देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगी, एक बार फिर समझें। इस बार हमें लिमिट अप्लाई करनी होगी v टू 0, अगेन वेलोसिटी दोबारा v से 0 होगी, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस की लिमिट्स होंगी वो हम पुट करेंगे L/2 से L/2 प्लस y तक, जहां y ही वो रिक्वायर्ड वैल्यू है जिसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं ये मान के सवाल सॉल्व कर रहा हूं कि इसका L/2 लेंथ जब इस सेकंड सेंड मीडियम में आ गया था तो उसके बाद दिए गए जर्क से ये y डिस्टेंस और सेंड में बढ़ चुका है। सो L/2 से L/2 प्लस y हमारे लिए नई लिमिट्स होंगी। मैं इसी इंटीग्रेशन को सुधार के दूसरा केस क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान देते रहे। सो लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं आएगा और राइट में ये टर्म मैं बस लिमिट चेंज करनी है मुझे L/2 से लेकर L/2 प्लस y तक। तो जब ये लिमिट में पुट करूंगा तो इस टर्म को चेंज होना होगा, ये बन जाएगा L/2 प्लस y होल स्क्वायर माइनस L/2 स्क्वायर। सो अब अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ लिखूं तो ये सेकंड इक्वेशन मुझे मिली है v स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी बाय एल इंटू L/2 प्लस y होल स्क्वायर माइनस L/2 होल स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों वैल्यू v स्क्वायर को ही प्रेजेंट कर रही हैं, सो अगर मैं इन दोनों v स्क्वायर को कंपेयर करूं तो इन दोनों v स्क्वायर को कंपेयर करने पर मुझे मिलेगा म्यू जी इंटू L/4 इज इक्वल टू म्यू जी बाय एल इंटू L/2 प्लस y होल स्क्वायर माइनस L/2 होल स्क्वायर। म्यू जी और क्या म्यू जी कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा L स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू L/2 प्लस y होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 और ये दोनों मिलके बन जाएंगे L स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू L/2 प्लस y होल स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ L इज दिस, यानी L/2 प्लस y का वैल्यू आ जाएगा L/√2
और y आ जाएगा L/√2 माइनस L/2। यानी जो डिस्प्लेसमेंट एडिशनली ट्रेवल किया इस स्लेज ने जर्क देने के बाद वो इतना है। अब जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे बोला गया है, हमें बोला गया है कि जस्ट जब आपने फर्स्ट पे कुछ ऐसा लिखा है, सुने, रेशियो ऑफ द ब्रेकिंग लेंथ बिफोर द फर्स्ट स्टॉप एंड आफ्टर द जर्क रिस्पेक्टिवली इज। यानी पहली बार रुकने से पहले ट्रेवल्ड डिस्टेंस, पहली बार रुकने तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो हमें पता है L/2 है, क्योंकि ये दिया हुआ था कि आधा सैंड में एंटर कर चुका था। और उसके बाद जब आपने जर्क दिया तो वहां से रुकने तक जो डिस्टेंस इसने और ट्रेवल की वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रेशियो आ जाएगा, एक बार ध्यान से देखिए, ये रेशियो आ जाएगा L/2 फर्स्ट स्टॉप से पहले का डिस्टेंस और जर्क के बाद ट्रेवल डिस्टेंस L/√2 माइनस L/2। सो इसे अगर हम फाइनली सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1/√2 माइनस 1। इसे आप ध्यान से देखें कि मैं इसे √2/2 लिख सकता हूं और ऐसा लिखने के बाद L/2 कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो 1/√2 माइनस 1 और कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा √2 + 1/1। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट लेंथ का है और जो सेकंड पार्ट है लेंथ का, उनका रेशियो √2 + 1/1 है। एक बात यहां पर और ध्यान दें, हालांकि ज्यादा डिफर नहीं है, बट कई बार स्टूडेंट अपने अपने पॉइंट से सोचता है। देखिए, एक सवाल के आगे बढ़ाने के कई मेथड्स होते हैं। जैसे मैंने काइनेमेटिक्स का यूज करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, काइनेमेटिक्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पहले मैंने डायनेमिक्स से एक इक्वेशन क्रिएट की फोर्स के लिए, फिर मैंने काइनेमेटिकली इसे कैलकुलस की हेल्प से सॉल्व किया और कैलकुलेट किया फाइनल आंसर को। अगर मान लीजिए आप वर्क एनर्जी पावर के पॉइंट से सोचते तो भी आप इस क्वेश्चन के लिए आउटलाइंस तैयार कर सकते थे। यही होता, कुछ लाइंस के बाद सभी मेथड सिमिलर हो जाती है, लेकिन इनिशिएट अलग अलग तरीके से करती है हर मेथड। अगर हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते पहले केस के लिए मान लीजिए, तो आप कैसे अपना प्रेजेंटेशन देते वो समझें कि आप इनिशियली स्लेज v स्पीड से चल रहा था, जो कि L/2 लेंथ कवर करने के बाद 0 हो जाता है। सो हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज को हम K फाइनल माइनस K इनिशियल कह सकते हैं इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब चूंकि ये स्लेज v स्पीड से स्टार्ट करता है और इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है हाफ लेंथ शिफ्ट होने में, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को 0 और इनिशियल को ½ mv² पुट किया जा सकता है इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब यहां ध्यान दें कि जब ये स्लेज मोशन कर रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन के सभी फोर्सेस बैलेंस हैं और वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हैं, तो उनके द्वारा किए गए वर्क डन पे तो डिस्कशन नहीं करना है, वो सब 0 है। केवल हॉरिजॉन्टल में वर्क करने वाले इस फ्रिक्शन का ही वर्क कैलकुलेट करना है। और हम देख पा रहे हैं कि इस फ्रिक्शन का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्रिक्शन का वैल्यू जो लिखा था, मैं एक बार आपको और दिखा रहा हूं, उस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इतना था। सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स वेरिएबल है। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से ही निकलता है, लेकिन यहां पर आपको कैलकुलस यूज करनी पड़ती है। तो कैसे मैं वर्क लिखूंगा, ध्यान दें, वर्क होगा इंटीग्रेशन 0 to L/2 एंड फोर्स इट इज माइनस म्यू mgx अपॉन L आई कैप डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैं x एक्सिस की डायरेक्शन को आई कैप कंसिडर कर रहा हूं। सो इतना फोर्स बॉडी पर लगेगा डॉट डिस्प्लेसमेंट। हम देख पा रहे हैं कि बॉडी x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है। सो एक स्मॉल एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट को dx आई कैप लिखा जा सकता है। दो बातें हमेशा याद रखें, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सीधे f डॉट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है, वो x का फंक्शन है, तो आपको एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कैलकुलेट करके ओवरऑल वर्क पे काम करना पड़ेगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो नेक्स्ट लाइन में आपको आउटकम लगभग सेम मिलेंगे, वही आउटकम मिलेंगे जो इससे पिछली मेथड में आपने देखे थे। सो एक बार इस मेथड से भी मैं उस स्टेज तक आपको पहुंचा देता हूं। तो ये बन जाएगा μmg/L इंटू आई डॉट आई 1 होता है, माइनस को मैं बाहर लिख देता हूं, x dx का इंटीग्रेशन x² 2 एंड नाउ द लिमिट्स 0 to L/2। और इसी प्रकार सेकंड कंडीशन जो मैंने सॉल्व की वो भी आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। उसमें भी आप 0 माइनस ½ mv² ही लिखेंगे, क्योंकि फिर से एक बार स्लेज जो था वो
v स्पीड से 0 स्पीड तक मूव करता है, लेकिन आप लिमिट लगाएंगे L/2 से L/2 प्लस y तक, जहां y वो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट है जो जर्क के बाद इसने ट्रेवल किया। f की जगह आप लिखेंगे माइनस म्यू mg x/l i कैप डॉट dx i कैप। सो लिमिट बदलने के अलावा कोई चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम भी फर्स्ट लाइन में चाहे इनिशिएट अलग तरीके से करता हो, लेकिन एक स्टेज के बाद ये मैच करता है, ये टैली करता है हमारे काइनेमेटिकल मेथड से। हमारा जो डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स का कंबाइंड मेथड है और जो वर्क एनर्जी पावर का मेथड है, ये हमको एक ही जगह पहुंचाता है। सो इन दोनों में से आपके माइंड में जो प्लान पहले आ जाता है आप उससे स्टार्ट करें। वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला लगा के कई स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश करते हैं। देन मैं सजेशन दूंगा, अच्छा मेथड है। एक फॉर्मूले से अगर आप सारे क्वेश्चन पे कमांड बना पाते हैं तो ये बेटर टेक्निक होती है, कम फॉर्मूला यूज करके ज्यादा काम करना। सो इस प्रॉब्लम को वर्क एनर्जी पावर से जो लोग करेंगे वो भी सेकंड स्टेज में डायनेमिक्स वाले अप्रोच पे ही पहुंच जाएंगे। सो आप चाहे वर्क एनर्जी पावर से स्टार्ट करें या काइनेमेटिक्स से, आपका फर्स्ट लाइन ही डिफर करेगा, सेकेंड लाइन से ये सारी मेथड मैच कर जाएंगे। तो किसी भी मेथड को यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मैकेनिक्स के तरीके से। और वैसे मैं बता दूं, इससे पिछली क्लिप में मैंने इसे एसएचएम से सॉल्व किया था, तो ये क्वेश्चन एसएचएम के पॉइंट से ज्यादा इजीली सॉल्व हो पा रही है। तो एसएचएम वाले मेथड को भी जरूर सीखें, इससे पिछली क्लिप में हमने उस पर डिस्कस किया है। थैंक यू।